आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम विवाह संबंधी जो अपराध हैं जो चैप्टर 20 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं उन अपराधों के बारे में जो कि पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला अपराध है धारा 493। धारा 493 के अंतर्गत है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष के द्वारा कारित सहवास। तो इसके अंतर्गत है कि ऐसा पुरुष जो किसी ऐसी स्त्री को जो उससे विधिपूर्वक विवाहित नहीं हो, प्रवंचना से यह उसको विश्वास कारित कराएगा, यह विश्वास दिलाएगा कि वह उस स्त्री से पूर्णतः विधिपूर्वक विवाहित है और इस विश्वास में रखते हुए उस स्त्री के साथ सहवास कारित करेगा, तो वह दोनों में किसी बात के कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो इस धारा के 2 एसेंशियल्स हैं। पहला है वैध विवाह के अस्तित्व के संदर्भ में मिथ्या रूप से विश्वास दिलाना और दूसरा है ऐसे विश्वास की आड़ में उस महिला के साथ सहवास कारित करना। अब इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति दंडनीय है तो उस अपराध के लिए सेक्शन 375 का सब क्लोज जो 4 है उसके अंतर्गत अपराधी को दंडित किया जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा इसमें पनिशमेंट देने की जो बात है वो की गई है। सेक्शन 494 जिसको हम बाईगामी वाला सेक्शन भी कहते हैं, द्वैध विवाह, तो इसका अंतर्गत है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। और जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें विवाह इस कारण से कि शून्य है कि ऐसे विवाह ऐसे जीवन काल के अंतर्गत होता है जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक जिसका जीवन अस्तित्व में हो यानी कि जो जिंदा हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है कि इस धारा का विस्तार किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं है जिसका पति या पत्नी के साथ जो विवाह है वो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने क्या शून्य घोषित कर दिया गया हो। तो नल एंड वॉइड से करने की जो डिग्री है वो सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट है, उस हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसमें दे रखा है। तो इसके जो मेन एसेंशियल्स हैं इस धारा के वो हैं, सबसे पहला अभियुक्त पूर्व रूप में विवाहित व्यक्ति था, उसका विवाह जो था वो विधिपूर्वक था यानी कि बिलेड विवाह था और वह व्यक्ति जिसके साथ विवाह हुआ था वह व्यक्ति जीवित था। इसके अलावा इसका चौथा जो एलिमेंट है वो है विवाह का दूसरे पक्षकार के जीवन में अभियुक्त ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो इस प्रकार से यदि कोई मामला आता है तो यह हमारा यह 494 के अंतर्गत इसको माना जाएगा। अब सेक्शन 495 के अंतर्गत है वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर करना जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। तो जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में जो परिभाषित अपराध है उस अपराध अपनी पूर्व विवाह की बात को उस व्यक्ति से छिपा करके करेगा जिससे कि पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, तो दोनों में से किसी भांति की कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 496 के अंतर्गत है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। तो इसके अंतर्गत यही है कि जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि एतद द्वारा कि वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, तो वह दोनों में किसी बात की कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो यह धारा 496 है, वो 496 है वह जो कृत्रिम विवाह है, मोग्ध विवाह हैं, उन मोग्ध विवाहों को दंडित करने का जो प्रावधान है वो करती है। तो इस धारा के अंतर्गत भी इसके 2 अवयव हो गए। सबसे पहला तो यह कि बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाह कर्म होना पूरा कर लेना और दूसरा इसके अंतर्गत है इस कर्म को यह जानते हुए पूरा करना कि वह वैध रूप से जो कि विवाहित है वो नहीं हुआ है। अब इसके अंतर्गत धारा 493 और धारा 496 में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस के अंतर्गत है कि धारा 493 के अंतर्गत पुरुष के द्वारा महिला को प्रवंचित किया जाना और प्रवंचना के साथ उसके साथ सहवास यानी कि इंटरकोर्स होना आवश्यक है, जबकि सेक्शन 496 के अंतर्गत किसी प्रवंचना सहवास की आवश्यकता नहीं होती। केवल धारा 496 के अंतर्गत यही आवश्यक है कि विवाह से किसी पक्षकार ने बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह कर्म का जो कि उसने दुरुपयोग किया है। शॉर्टली अगर अपन कहते हैं तो यह कहा जा सकता है कि धारा 493 में अपराध केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है
जबकि धारा 496 के अंतर्गत जो ऑफेंस है उसमें वह पुरुष के द्वारा या महिला के किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति है वो विवाह कार्य कर सकता है। अब सेक्शन 497 इसको कहते हैं हम एडल्ट्री का ऑफेंस। तो एडल्ट्री का ऑफेंस इंपॉर्टेंट ऑफेंस है। इसके अंतर्गत यही है कि जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो अन्य पुरुष की पत्नी है, जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह व्यक्ति जानता है या यह विश्वास करने का वह कारण रखता है कि वह उस पुरुष की सम्मति के बिना या उसकी मौनानुकूलता के बिना इस प्रकार से कोई इंटरकोर्स करेगा जो बलात्कार की रेप की कोटि के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह जार्म कर्म का जो अपराध है, एडल्ट्री का जो अपराध है, उस एडल्ट्री के अपराध का दोषी होगा और वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इस ऑफेंस के अंतर्गत जो मेजर बात है वो है कि इस ऑफेंस के अंतर्गत पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। तो इस धारा के जो मुख्य अवयव हैं, वो मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? सबसे पहला है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ इंटरकोर्स करना जो किसी अन्य व्यक्ति की क्या है, पत्नी, या जिसके विषय में यह वह जानता है या विश्वासपूर्वक होने का वह कारण रखता है, और वह उस जो कि है कि महिला के पति की सम्मति या उसकी मौनानुकूलता के बिना इस प्रकार का इंटरकोर्स कार्य करता है। और तीसरा है ऐसा इंटरकोर्स रेप की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये अगर तीनों चारों प्रकार के तत्व अगर इस परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं तो यह धारा 497 का जो ऑफेंस है वो बन जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली जो बात आवश्यक है वो है महिला का विवाहित होना, यानी अविवाहित महिला या विधवा जो महिला है उस विधवा महिला जो कि है कि वह इस प्रकार परिवाद को दर्ज नहीं करा सकती। और इसमें जो परिवाद है वह परिवादी जो व्यक्ति होता है वह पति ही होता है, यानी कि उसके द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति जो इस प्रकार से उस महिला के साथ इंटरकोर्स में है उसके विरुद्ध परिवाद दायर किया जाता है। तो इसमें दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट हैं, महिला का विवाहित होना और दूसरा है वह इसमें अविवाहित महिला इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि पत्नी इसमें दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। तो धारा 497 के अंतर्गत पत्नी को अबेटमेंट के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। तो यह इसमें कहा गया है। अब इसमें केस लॉ है, उस केस लॉ के अंतर्गत है सबसे पहला इसमें केस लॉ है कि सौमिथी विष्णुमनम भारत संघ जो AIR 1985 1302 सुप्रीम कोर्ट लॉ जनरल का मामला है, उसके अंतर्गत यही कहा गया था कि धारा 497 संविधान का जो अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद 15 है जो समानता का अधिकार और किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का जो विभेद है उसका निषेध करने का जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करती है, क्योंकि यह स्त्री में और पुरुष में एक युक्तियुक्त जो वर्गीकरण है उस युक्तियुक्त वर्गीकरण को करती है। तो यह युक्तियुक्त वर्गीकरण का उन्होंने यह आधार दिया था कि यह 497 के अंतर्गत जो एडल्ट्री करता है उसको अभियोजित करने का अधिकार केवल पति को ही जो कि प्रदान करती है, यह महिला को ऐसा अधिकार नहीं दे सकती। तो यह एक प्रकार से सेक्शन 14 का समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। दूसरा है कि वह 497 में यह महिला को अधिकार नहीं देती कि वह अपने पति को अभियोजित कर सके जो किसी अन्य महिला के साथ इंटरकोर्स के अंतर्गत है। और तीसरा है कि यह 497 में किसी अविवाहित या विधवा महिला पर लागू नहीं होता। तो यह तीनों आधार उसके अंतर्गत जो कि दिए गए थे। तो इस स्थिति के अंतर्गत यह बताया गया था कि यह 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन करती है। और इसमें यह भी बताया गया था कि जो सुने जाने का अधिकार है उस सुने जाने का अधिकार किसी महिला को इसमें प्राप्त नहीं है। जो आर्टिकल 21 संविधान की जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है प्राण तो गरिमा में जीवन जीने का, उसका उल्लंघन करती है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह सुनने के बाद में यह निर्धारित किया था कि यह धारा किसी भी प्रकार से इस प्रकार से कोई 14 का या फिर आर्टिकल 15 का या फिर आर्टिकल 19 का या आर्टिकल 21 का किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं करती। यह पूरी तरह से संवैधानिक धारा है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को पूरी तरह से संवैधानिक धारा इसके अंतर्गत माना। तो आज की कक्षा है उस आज की कक्षा में हमने सेक्शन 493 से लेकर के सेक्शन 497 तक का जो
विश्लेषण जो भी है किया। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम 498 जो ये ऑफेंस मेरे से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम आगे कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।